सामान मंगवाती लिखो मत, मंगवाओ ये MCB's PVC टेप्स। हमारे कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI फॉर ऑल में आपका स्वागत है। पिछले मॉड्यूल्स में आपने यह समझा कि मशीनें कैसे सीखती हैं, लर्न कैसे करती हैं और समय के साथ और अधिक स्मार्ट कैसे बनती जा रही हैं। हमने शुरुआत की थी ये जानने से कि डेटा ही AI की नींव है। डेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी बाजार में अलग अलग सामान। हर एक टुकड़ा मशीनों को दुनिया को समझने में और बेहतर समझने में मदद करता है। आपने देखा कि स्ट्रक्चर्ड डेटा व्यवस्थित और साफ सुथरा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपकी दादी की रसोई, जहां पर हर चीज अपनी जगह और अपने उद्देश्य के हिसाब से रखी होती है। वहीं दूसरी ओर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अव्यवस्थित और अनिश्चित होता है, जैसा एक ऐसा डिब्बा जिसमें हर तरह की चीज पड़ी हो लेकिन किसी पैटर्न का पालन ना करती हो। कभी कभी आपके हॉस्टल के रूम ऐसे ही दिखते हैं। इसके बाद आपने ये देखा कि मशीन लर्निंग कैसे इन डेटा में पैटर्न ढूंढकर मशीनों को बेहतर निर्णय यानी डिसीजंस लेने में सक्षम बनाती है। हमने बात करी कि कैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीनों को लेबल्ड एग्जाम्पल के साथ ट्रेन किया जाता है, जैसे कोई छात्र किताब और आंसर की एक साथ देखकर पढ़ाई कर रहा हो। फिर हमने बात करी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। हमने जाना कि कैसे मशीन बिना किसी मार्गदर्शन के अपने आप चीजों को समझती हैं और समूहों में बांट लेती हैं। ठीक वैसा ही जैसे बिना लेबल वाली चीजों को आप कैटेगरीज में सजा सकते हैं। और अंत में हमने जाना कि रीइंफोर्स्ड लर्निंग क्या होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का वो तरीका है जिसमें मशीन ट्रायल एंड एरर के जरिए सीखती है और अपने व्यवहार को रिवॉर्ड या पनिशमेंट के आधार पर बदलती रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है। हमने साथ ही एल्गोरिथम्स की भी चर्चा करी और डिटेल में समझा। एल्गोरिथम्स दरअसल स्टेप बाय स्टेप निर्देश होते हैं जो मशीन को यह बताते हैं कि उसे क्या सीखना है, उसका इस्तेमाल करके किसी समस्या को कैसे हल करना है। आपने ये भी जाना कि कैसे मशीन लर्निंग अलग अलग क्षेत्रों को बदल रही है। चिकित्सा विज्ञान में यह बीमारियों की पहचान करने में मदद कर रही है, जलवायु परिवर्तन यानी वेदर फोरकास्टिंग का अनुमान लगाने में और इसे नियंत्रित करने में एक उपाय खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, यानी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट भी फाइट कर रही है। स्कूलों में भी मशीन लर्निंग बच्चों को पढ़ाने का नया और प्रभावी तरीका लगातार बना रही है, टीचर्स को एम्पावर कर रही है। व्यापार में यह सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज कर रही है और ग्राहकों के बिहेवियर यानी व्यवहार को पहचानने में हेल्प कर रही है। और ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में इसका उपयोग तो काफी महत्वपूर्ण है। इसकी प्रयोग से प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण किया जा रहा है, लुप्त होती भाषाओं को बचाने का प्रयास हो रहा है और यहां तक कि कला और साहित्य में छिपे अर्थों को डिकोड करने का काम जारी है। मशीन लर्निंग हमारी जिंदगी को लगातार बदल रही है और इतना ही नहीं कर रही है, वो हमारे भविष्य को भी एक नया आकार लगातार दे रही है। लेकिन अब एक अहम सवाल उठता है। सवाल यह है कि क्या मशीन लर्निंग हर जगह फ्लॉलेस काम करती है, यानी बिना गलती के काम करती है? अब इसका जवाब काफी सिंपल है। जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मशीन लर्निंग परफेक्शन से अभी तो काफी दूर है। जैसे किसी भी इंसान की अपनी खुद की सीमाएं होती हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग की भी कुछ बड़ी कमियां हैं जिन्हें समझना आवश्यक है, क्योंकि आप AI के एक्सपर्ट बनने वाले हैं। याद कीजिए वो मशहूर फिल्म आप सबने देखी होगी, 3 इडियट्स। जी हाँ, और उस 3 इडियट्स में उस मशहूर सीन पर वापस चलिए, अपनी मेमोरी को लेकर जाइए, जब रैंचो यानी आमिर खान चतुर की स्पीच के साथ छेड़छाड़ करते हैं। चतुर को हिंदी ठीक से नहीं आती थी। चतुर ने कहा कि मैं बस रट लूंगा और जो रटा है उसको वहां पे बोल दूंगा, और उसको लगा कि ऐसा करने से वो सफलता प्राप्त करेंगे और बहुत सारी तालियां भी बटोरेंगे। लेकिन रैंचो के दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल था और उन्होंने बड़े सीक्रेटली चतुर की स्पीच बदल दी। चतुर ने उस बदली हुई स्पीच को बिना समझे बस रट कर मंच पे सुना दिया। नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ सब हंस पड़े बल्कि प्रिंसिपल वायरस ने तो चतुर की क्लास ही लगा दी। ठीक उसी तरह अगर मशीन लर्निंग को गलत या मैनिपुलेटेड डेटा दिया जाएगा, जैसे चतुर को रैंचो ने दिया, तो वो चतुर की तरह ही सही चीज मानकर गलत चीज को दोहराता रहेगा। यानी मशीन लर्निंग उतनी ही स्मार्ट है जितना अच्छा डेटा इसे सिखाने के लिए दिया गया है। अगर डेटा अधूरा है या गलत है या डेटा में कोई रैंचो आ गया है तो मॉडल की अंडरस्टैंडिंग अधूरी होगी, और अगर डेटा बायस्ड है या सत्य है तो मॉडल भी बायस्ड डिसीजन देने लगेगा। अगर डेटा में गलतियां हैं तो मशीन लर्निंग उन गलतियों को सच मानकर गलत प्रेडिक्शंस देना शुरू कर देगा। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मेरठ में एक हॉस्पिटल है, फेमस हॉस्पिटल है, और उसने मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग किया है। गलती यह हो गई है कि मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के दौरान जो डेटा था वो स्पष्ट नहीं था, और मशीन को यह नहीं पता था कि ये जो मरीजों का डेटा है वो पुरुष है या महिला है या बच्चे हैं। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि जिस डेटा पर यह मॉडल ट्रेन हुआ था मशीन लर्निंग का, वो सारा का सारा डेटा सिर्फ 40 से 50 साल के पुरुष मरीजों का था।
मशीन लर्निंग ने जब ये प्रोसेस शुरू किया तो उसको नहीं पता था कि ये डेटा एक स्पेसिफिक जेंडर और एक स्पेसिफिक एज ग्रुप का था। बिना सोचे समझे उसने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया। अब सोचिए कि अगर ये मॉडल किसी बच्चे का डायग्नोसिस करने के लिए इस्तेमाल किया गया तो एक भारी समस्या आ सकती है, क्योंकि मशीन ने बच्चों के डेटा से तो कभी सीखा ही नहीं था। उसका डेटा बायस था, सिर्फ 40 से 50 साल के पुरुषों से बना हुआ डेटा था, और इसीलिए मशीन के पास उन बच्चों की उम्र और जेंडर का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, और इसका नतीजा घातक हो सकता है। नतीजा ये होगा कि मशीन का प्रेडिक्शन पूरी तरीके से गलत हो सकता है और डायग्नोसिस गड़बड़ा सकता है, इलाज भी गड़बड़ हो सकता है। यानी मशीन लर्निंग उतनी ही सटीक है जितना सटीक और क्लियर और डाइवर्स उसका ट्रेनिंग मॉडल है, ट्रेनिंग डेटा है। अगर डेटा अधूरा है या एक तरफा है तो मॉडल भी उसी बायस को आगे बढ़ा देगा और गलत निर्णय ले लेगा। यही कारण है कि मशीन लर्निंग की दुनिया में अक्सर ये कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर इनपुट डेटा गार्बेज यानी कूड़ा है, खराब है, अधूरा है या बायस्ड है तो मशीन से निकलने वाला डिसीजन या आउटपुट भी कूड़ा ही होगा, खराब ही होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसे और सरल तरीके से समझते हैं। सोचिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास नोट्स ही अधूरे हैं, केमिस्ट्री का रिएक्शन गायब है, फिजिक्स के फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है और हिस्ट्री के कुछ चैप्टर के कुछ पन्ने ही गायब है। अब चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका रिजल्ट परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका डेटा इम्परफेक्ट है। इसकी एक दूसरी बड़ी सीमा है और वो है जनरलाइजेशन की कमी। आप समझते हैं जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइजेशन का अर्थ होता है कि किसी एक स्थिति से सीख कर उसे नई और अलग परिस्थिति में बराबर लागू करना। अब हम इंसान इस मामले में काफी अडेप्टेबल है, ये हमारी स्किल है। अगर आपने मेरठ की सड़क पर साइकिल चलाना सीख लिया तो आप दिल्ली या लखनऊ की सड़कों पर भी साइकिल चला सकते हैं। Here we go. ऐसा हम मान सकते हैं। आप नई सड़क, नए ट्रैफिक और अलग परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। यह केवल वही पैटर्न समझती है जो उसके ट्रेनिंग डेटा में होता है, मौजूद होता है। अगर नई सिचुएशन उससे थोड़ी भी अलग हुई तो मशीन लर्निंग पूरी की पूरी गड़बड़ा सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरठ का एक मॉडल है जो ट्रैफिक प्रेडिक्ट करने के लिए ट्रेन किया गया है। इसमें डेटा लिया गया है सिर्फ मेरठ के इंटरसेक्शंस का, जैसे बेगम ब्रिज, 0 माइल या फिर हापुड़ अड्डा। लेकिन अगर वही मॉडल अब उठा करके हम दिल्ली के कनॉट प्लेस या मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन के ट्रैफिक को प्रिंट करने में लगा दें तो मॉडल फेल हो जाएगा। उसके लिए काम बहुत मुश्किल होगा। मेरठ का ट्रैफिक अलग पैटर्न पे चलता है। मैंने देखा ही है, सड़कें कहीं कहीं अचानक संकरी हो सकती हैं, व्हीकल अलग हो सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है, दिन में अलग समय पर अलग ट्रैफिक आता है। दिल्ली या मुंबई में कंडीशंस बिल्कुल बदल जाती हैं। मेरठ ट्रेंड मॉडल को इन नए पैटर्न्स की समझ नहीं होगी। यानी मशीन लर्निंग काफी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है। यह अपने ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में तो अच्छा काम करती है, लेकिन किसी न्यू अनफेमिलियर सिचुएशन में फेल हो सकती है। जनरलाइजेशन की कमी ई कॉमर्स में काफी देखी जा सकती है। अगर मॉडल को सिर्फ फेस्टिव सीजन की शॉपिंग डेटा से ट्रेन किया गया तो नॉन फेस्टिव यानी नॉर्मल डेज के शॉपिंग बिहेवियर को समझने में वो एक्यूरेट नहीं बन पाएगी। यानी होली और दिवाली के डेटा पर ट्रेंड मॉडल जुलाई और अगस्त में राइट प्रेडिक्शंस नहीं दे पाएगा। इसीलिए मशीन लर्निंग पावरफुल तो जरूर है, लेकिन ये अक्सर सीमित डेटा तक ही स्मार्ट होती है। मशीन लर्निंग की एक और बहुत बड़ी सीमा है, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और कॉस्ट की जरूरत। यानी ये महंगी है, इसमें बड़े कंप्यूटर लगते हैं और इसलिए इसको बनाने के लिए जो हार्डवेयर है वो महंगा साबित हो सकता है। एक सामान्य इंसान किताब पढ़कर या शिक्षक से सुनकर सीख जाता है, लेकिन मशीन को डेटा से सीखने के लिए लाखों करोड़ों एग्जाम्पल बार बार दिखाने पड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम ट्रेनिंग बोलते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मशीन बार बार कैलकुलेट करती है, बहुत फास्ट करती है, लेकिन वेट्स को एडजस्ट करते हुए नए नए कॉम्बिनेशंस को लगातार आजमाना पड़ता है। ये सब काम एक कंप्यूटर के लिए काफी भारी है। सिंपल मॉडल्स जैसे रिग्रेशन या डिसीजन ट्री तो आपके साधारण लैपटॉप पर भी चल सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉडल जैसे इमेज रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या स्पीच ट्रांसलेशंस को ट्रेन करने के लिए बहुत बड़े व्यापक सर्वर्स की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ मेरठ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स और अटेंडेंस का छोटा डेटा सेट एनालाइज करना चाहते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल स्प्रेडशीट पर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिकॉर्ड एनालाइज करके उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑर्डिनरी कंप्यूटर से काम नहीं चलने वाला। आपको बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, हाई स्पीड प्रोसेसर्स और बहुत ही ज्यादा स्टोरेज चाहिए होगा। रिसर्च बताती है कि एआई की वजह से डेटा सेंटर्स की एनर्जी खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये आज लगभग 415 टेरावाट आवर्स पर ईयर बिजली का उपयोग कर रहे हैं। अगर इसको हम एक पैमाने पर डालें तो ये पूरे के पूरे जापान नाम के देश
की मौजूदा बिजली की खपत के बराबर है। जापान एक एडवांस कंट्री है, बहुत हाई पॉपुलेशन है और उसकी पूरी की पूरी बिजली की खपत उतनी ही है जितनी डेटा सेंटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं एआई चलाने के लिए। और ये उत्तर प्रदेश की सालाना बिजली की खपत से लगभग 3.5 गुना से भी ज्यादा है। यानी जितनी बिजली उत्तर प्रदेश एक साल में खपत करता है, दुनिया भर के एआई पर आधारित और एआई को चलाने वाले डेटा सेंटर्स लगभग 3 महीने में उतनी ही बिजली खपत करते हैं। छोटे ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स या यूनिवर्सिटीज के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट छोटे देशों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। हर किसी के पास गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंप्यूटिंग पावर उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए मशीन लर्निंग का डेमोक्रेटाइजेशन, यानी हम मशीन लर्निंग को कैसे हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल बना सकें, ये एक कठिन कार्य है। इसमें टेक्नोलॉजिकल चैलेंज भी है, लेकिन ये एक सोशल इशू भी है। अब तक आपने देखा कि मशीन लर्निंग कितनी उपयोगी है, लेकिन साथ ही ये भी जाना कि इसमें कई सीमाएं हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इन लिमिटेशंस को कभी पार कर पाएंगे, कॉन्कर कर पाएंगे? और यहीं पे आती है अगली क्रांति, और इस क्रांति का नाम है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक एडवांस्ड साइंस है जिसको आप मशीन लर्निंग का एक बेहतर और इवॉल्व्ड रूप जान सकते हैं। जहां मशीन लर्निंग सतह पर मौजूद पैटर्न्स को ही पहचान पाती है, वहीं डीप लर्निंग डेटा की गहराई में जाकर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को पकड़ लेता है। हाँ, मशीन लर्निंग में हमें फीचर्स मैन्युअली डिजाइन करने पड़ते हैं, जैसे हाइट, वेट या कलर। वहीं डीप लर्निंग खुद ब खुद रॉ डेटा से ही पैटर्न निकाल सकता है। यानी इसे बार बार स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं होती। इसे एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मशीन लर्निंग को अगर आप हैंड रिटन डिजिट को पहचानने का काम दें, तो पहले आपको उसे फीचर्स बताने होंगे, जैसे लाइन कितनी मोटी है, कर्व्स कहां पर है, कहां लाइन सीधी हो जाती है और एजेस कहां पर जा रहे हैं। लेकिन डीप लर्निंग खुद इमेज देखकर ये सब कुछ ऑटोमेटिकली समझ लेती है। यही कारण है कि आज हेल्थ केयर में कैंसर डिटेक्शन, ऑटोनॉमस कार्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशंस, ये सभी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस अब डीप लर्निंग पर आधारित होते जा रहे हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि डीप लर्निंग की नींव क्या है। डीप लर्निंग की नींव होती है न्यूरल नेटवर्क, और हमें यह जानना होगा कि ये काम कैसे करते हैं, और यही हमारा अगला कदम है। लेकिन इसको हम जानेंगे अगले मॉड्यूल में, तो मिलते हैं वहां पर।